चलिए देखते हैं बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। अच्छा एक चीज और, कल मॉर्निंग में क्लास लगेगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक, क्योंकि क्लास जरूर लगेगी कल आपकी क्लास में। हम देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर थे बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन पे हम लोग अटक गए, छोड़ दिया था हम लोगों ने एक क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, क्योंकि एक दो दिन आगे मैं रहूंगा नहीं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, ठीक। ओह सॉरी, ये कौन सी क्लास का था, 9th का था। आ जाइए। अब आपको लास्ट क्लासेस तो पक्का पूरी तरीके से रिवाइज होंगी, मुझे पता है आप पढ़ के आए होगे, इतना मुझे भरोसा है पक्का कह नहीं सकता हूँ, बट फिर भी लास्ट क्लास आप लोग बच्चों रिवाइज करके आए होंगे, इतना मुझे पता है। तो ये मैं मान रहा हूं कि आप लोग को लास्ट क्लास अच्छी तरीके से रिवीजन है, ठीक। तो लास्ट क्लास का रिवीजन बहुत अच्छा है आप लोग का, ये मानते हुए आइए बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों छोड़ दिया था, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, जहाँ हम लोग फंस गए थे एक दिन। फंस तो नहीं गए थे, टाइम हमारा खत्म हो गया था ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक अच्छा सवाल था बच्चों, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन था। ये देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में पता है क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं बेचारे, वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं। पता नहीं तुम्हें इतना कंफ्यूजन क्यों होता है, और मैं दिखाता हूँ देखो कैसे होगा, है ना। समझो क्या कह रहा है। कह रहे एक्सपेरिमेंट में, किसी एक्सपेरिमेंट में 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड उन्होंने ऑब्टेन किया, किससे, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर से, ठीक। इन अदर एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों एक बात तो आपको पता है मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, इतना तो बच्चों को पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। बच्चों कॉपर रिएक्शन करेगा अगर ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। अच्छा यहां पर कौन सा कॉपर यूज होगा, अब आपको मेरे से पूछना चाहिए, तो भाई मैं आपको बताऊंगा, क्या दिक्कत है। क्यूप्रिक। हाँ, यस क्यूप्रिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ये देखो Cu2 प्लस क्यूप्रिक होता था, और अगर आपको याद हो बच्चों तो Cu प्लस आपका क्यूप्रस होता था, ठीक। ये होता था आपका क्या, क्यूप्रस, और ये होता था आपका क्या, क्यूप्रिक, वेरी गुड। और O2 माइनस तो सबको पता है ऑक्साइड होता था, तो फॉर्मूला तो आप बना ही लेते हो, चेक कर लो, Cu2 प्लस और O2 माइनस बच्चों, ठीक। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये 2 प्लस से 2 माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया, Cu। तो बस यही मुझे पता था तो मैंने आपको बता दिया। अब बच्चे पूछेंगे आपको कैसे पता चला कि Cu2 प्लस ही लेना है, भाई वो पढ़ते पढ़ते आता है, आपको भी आ जाएगा। लैब में एक्सपेरिमेंट करके पता करा गया ना कि कॉपर ऑक्साइड में कौन सा है, क्यूप्रस है कि क्यूप्रिक है, तो समझ गए होगे क्यूप्रिक है, ठीक। अब इसको यदि तुम बैलेंस करना चाहो तो कर लो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 लगा दोगे तो कॉपर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है भाई, बैलेंस वैलेंस हो गया, वो सब बात की बात है। लेकिन मोटी मोटी बात मुझे ये पता चल रही है यहाँ बच्चों कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड देता है, ये तो पता चल गया, ठीक। अब देखो, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक्सपेरिमेंट में 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, तो बच्चों ये उनको मिला कितना, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर ऑक्साइड कितना मिला, 1.288 ग्राम, सही है। उसके बाद बच्चों वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03, भाई कॉपर ऑक्साइड तुम्हें 1.288 ग्राम मिला, कैसे मिला, किससे मिला, कॉपर से तो और ऑक्सीजन से, लेकिन उसने तुम्हें मास किसका देके रखा है बच्चों, ध्यान से चेक कर लो। देखो इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब मिलता है, किससे मिलता है, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। तो बच्चों उसने बस आपको कॉपर का मास दिया है कितना, 1.03 ग्राम, बच्चों ऑक्सीजन का तो नहीं दिया। तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि वो सवाल में कुछ भी पूछ रहा हो, लेकिन क्या हम ऑक्सीजन का मास नहीं निकाल सकते हैं, बताओ बच्चों, क्या हम ऑक्सीजन का मास नहीं निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए, बोलिए कौन सा लॉ लगाओगे, निकाल सकते। बोलो लॉ बताइए कौन सा लगाओगे इस टाइम, बोलो। सर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, नहीं सर, नहीं सर, लगाना लगा दो, सर सर। लगाना लगा दो, लगा दो, लगाना लगा दो, पता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता है कहां जाना पड़ेगा, तुम्हें रिएक्शन असली वाली लिखनी पड़ेगी, वो मैं इस क्वेश्चन के एंड में तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, परेशान ना हो। असली वाली रिएक्शन लिखोगे, फिर रेशियो निकालोगे, वहां से लिमिटिंग रीजन डिसाइड करोगे, ऐसा कुछ वाला फंडा है ना, और वही कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट करके निकाल कर लेंगे। सकते हो, कर सकते हो भाई, कर कंजर्वेशन ऑफ सकते हो, मास। कर सकते हो। अभी सिंपल सिंपल बताओ, जब उसने तुम्हें बोल ही दिया है कि इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला और इतने ग्राम कॉपर से, तो बताओ ऑक्सीजन कितना लगा होगा यार, सिंपल बताओ ना, कौन सा लॉ लगा दोगे, बताओ। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो ना, क्या दिक्कत है यार, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो।
कांस्टेंट प्रोपोर्शन भाई लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें असली वाली रिएक्शन लिखनी होगी। कॉपर ऑक्साइड की तो मैंने सिखाई भी नहीं है, सिखा दूंगा, परेशान ना हो भाई, कर सकते हो, लेकिन सिंपल करो ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सिंपल करो ना अभी। अभी अब बच्चों देखना जरा, मास ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का मास प्लस मास ऑफ Cu कॉपर बराबर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें नहीं पता तो इसको ऐसे ही मान लो, और मास ऑफ कॉपर तुम्हें दिया हुआ है कितना 1.03 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.288 ग्राम। अब बच्चों अब तो आप लोग समझदार हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चों कितना आएगा आपका 1.288 माइनस 1.03 है ना। तो यहां से क्या करेंगे हम 1.288 में से माइनस करेंगे क्या 1.03। देखिए कुछ बच्चों को माइनस नहीं करना आता है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 1.03 को तुम 1.03 भी लिख सकते, 30 भी लिख सकते हो, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 3 5 और 2 माइनस 0 2 और 1 माइनस 1 0, 0.258 हो जाएगा 0.258 ग्राम, ठीक। MO2 मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.258 ग्राम। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं कुछ लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे क्या, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। क्या सर क्या सर क्या सर, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ठीक। अब इन अनदर एक्सपेरिमेंट एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी किया गया। और जरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर लो भाई, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करो, मैं अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करूं, वो बच्चा अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करे। अगर सब लोग कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, अगर सब लोग कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं कॉपर ऑक्सीजन से, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा कि नहीं होगा, होगा बताओ। तुम बनाओ, मैं बनाऊं, वो बनाए, तुम्हारा टीचर बनाए, कोई भी। नंबर 2, क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड होगा कि नहीं होगा, होगा। सर होगा, चाहे होगा, जितनी हाँ, होगा। चाहे एक्सपेरिमेंट 1 नंबर 1 में बनाए, चाहे 2 में बनाए, चाहे कहीं पे बनाए, चाहे चंद्रमा पे जाके बनाए, कहीं पे भी बनाए, दोनों लॉ आपके जो पढ़ाए वैलिड होने चाहिए। तो भैया करने दो, उनको करने दो, बनाने दो। तो हम लोग फिर से रिएक्शन लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए। बैलेंस रिएक्शन तो तुम्हें याद ही है, 2 ऐसा करके, है ना। और ये अब देख लो भाई क्या क्या कह रहा है वो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए बच्चों ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, अनदर एक्सपेरिमेंट में 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव, हाँ 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 हाँ, ध्यान सुनो। अब कि उसने इसको पलट दिया, क्या सर, इन दोनों को साथ साथ मतलब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो ऐसा मिलेगा, क्या पता कोई ऐसा प्रोसेस हो कि इसको पलट दें और इसका रिडक्शन हो जाए। रिडक्शन का मतलब है, ज्यादा टेंशन मत लेना यार, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाए। अरे होता होगा यार कुछ केमिस्ट्री में, तुम्हें क्या लेना देना, है ना। तो भाई इसको तुम पलट दो, क्योंकि पता है रिएक्शन नंबर 2 में उसने कुछ और बोला है। अब क्या बोला है, इसको 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 ऐसे कट कर दो, ये तो याद ही, ऐसे पलट दो, पलट दो ना यार भाई, क्या हो जाएगा 2 कॉपर ऑक्साइड से तुम्हें क्या मिल जाएंगी 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कहने का मतलब कुछ ऐसी केमिस्ट्री लगाई गई होगी लेबोरेटरी में कि कॉपर ऑक्साइड दिया गया होगा और कॉपर ऑक्सीजन मिल गया होगा, हो सकता है यार डिकम्पोज, इसका कुछ ना कुछ रिडक्शन हुआ होगा। मैं लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए ऐसे ही। बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन, क्लास 10th में पढ़ेंगे उसको, उससे मतलब नहीं है यार तुम्हें, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें इस बात से मतलब है कि यदि कॉपर ऑक्साइड वापस ब्रेक हुआ तो वो वही वही तो देगा जिससे जिससे वो मिलके बना था। बोलो बोलो बोलो, ठीक। तो कॉपर ऑक्साइड किससे किससे मिलके बना था, कॉपर और ऑक्सीजन एलिमेंट से, तो भाई वही तो देगा, कार्बन तो दे नहीं देगा, क्लोरीन तो दे नहीं देगा। तो अगर मैंने रिएक्शन पलट दी तो कोई समस्या, बताओ। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे रिडक्शन क्यों लिख दिया यार, इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं भाई, तुम्हें क्या मतलब है यार, उसको छोड़ो ना, तुम सवाल देखो। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बोला, पढ़ो। On another experiment 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव का मतलब देता है, इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया, कितना 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया, और इसने क्या क्या दे दिया, पढ़ो 2.9, पढ़ लेना भाई ध्यान से, पढ़ लेना ध्यान से, ठीक। 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर दिया, और ऑक्सीजन का पता नहीं, कोई बात नहीं हम लोग निकाल लेंगे, 2.938 ग्राम कॉपर दे दिया।
2 पॉइंट कितना है 2.938 ग्राम लिखा है, कॉपर दे दिया। तो भैया ऑक्सीजन नहीं पता, तो यार निकाल लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका मास इज इक्वल टू इसका मास, यानी कि फिर से मास ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि मास ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों को जोड़ दो, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ कॉपर बराबर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, निकाल लो मास ऑफ ऑक्सीजन है ना, और प्लस मास ऑफ कॉपर कितना दिया बच्चों 2.938 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है 3.672, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आएगा बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3.672 और माइनस 2.938। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया भाई चेक कर लो, 3.672 है ना, माइनस 2.938, 12 माइनस 8 4, और यहाँ 6 बचेगा, 6 माइनस 3 3, और यहाँ 16 माइनस 9 होता है मेरे ख्याल से 7, और इधर कुछ बचेगा नहीं, तो आ जाएगा कितना 0.734 है ना। लो तो बच्चों सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आया आपका 0.734 ग्राम, ये लीजिए, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताओ भाई, अब मैं वापस आ रहा हूं इधर एक्सपेरिमेंट 1 में, जरा ध्यान से चेक करना यार, अगर तुम रेशियो निकाल लो मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का, तो वही रेशियो किस में आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जल्दी से बताओ। सर आना मास चाहिए। ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो तो भाई सेम आना चाहिए ना, मानते हो कि नहीं, इस बात को मानते हो बताओ। सर मान हाँ, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा होगा, तो यार निकाल के इक्वल दिखा दो, क्या समस्या है बताओ। अब आप चेक कर लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मास ऑफ कॉपर कितना दिया था, कहाँ गया, ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहीं पे दिखा दूं एक बार ऐसे आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था बच्चों, मास ऑफ कॉपर का रेशियो अगर तुम मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ लोगे कितना लिखना पड़ेगा, कहाँ गया मास ऑफ, कहाँ गया मास ऑफ कॉपर की जगह 1.03 लिखोगे तुम, यस सर, और मास ऑफ और ऑक्सीजन नहीं पता था, तुमने चालाकी से निकाल लिया 0.258। अब यही चीज चिपका दो वहां पे ले जाके, कितना है 1.03 और 2 पॉइंट कितना था 0.258, 0.258 है ना। और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कॉपर कितना था चेक कर लो भाई 2.938 मिला था। कुछ बच्चे बोले अरे मिला था, अरे भाई क्या हो गया मिला था तो यार, हाँ जो चीज जिससे मिल रही है तो वो आपको रिडक्शन करके या डिकम्पोज होकर वही चीज तो देगी, तुम्हें दिक्कत क्या है बताओ, तुम बस एलिमेंट के मास का रेशियो ले लो, ठीक। 2.938 2.938 और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन तुमने चालाकी से निकाला है 0.734 है ना, 0.734। और सुनो ये ग्राम से ग्राम कट गया होगा तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, और यहां भी ग्राम से ग्राम कट गया होगा तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, अब बच्चे यहां पे परेशान हो जाते हैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, ठीक। तो यार कैलकुलेशन तो है ही इसकी थोड़ी डिफिकल्ट, लेकिन ना तुम अंदाजे से करोगे। सर कैसा अंदाजा, भाई अंदाजा लगाओगे बस, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो। सुनो ये जो नीचे नंबर है छोटा, इसकी टेबल चलाओ, आती चलानी 0.258 वंजा, बोलो इतना ही आ जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, यस सर। इसकी टेबल चला लो ना भाई, तुम्हें क्या समस्या हो रही है। और 2 जा कितना आ जाएगा, आता है करना, 2 8 जा 16, 1 जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 0 पॉइंट, अरे भाई मल्टीप्लाई तो कर लोगे यार सब लोग, एक मिनट भाई 1 सेकेंड। अब इसकी फिर से टेबल चलाओ, अंदाजे से काटा जाता है केमिस्ट्री में, समझ लेना, एग्जैक्टली कभी नहीं कटेगा, अंदाजे से कटेगा।
3 8 24 और 2 3 5 15 प्लस 2 17 और 1 3 6 प्लस 1 7। लो भाई अंदाजा लगा 0.774 लगभग। अच्छा एक बार और जाएगा 0.258 इंटू 4 कर लो, देखो क्या आता है। 4 8 32 का 3 4 5 20 प्लस 3 23 और 2 4 2 8 प्लस 2 10 और 1। आया कि नहीं अंदाजे से बताओ। और उसको राउंड ऑफ कर लो तो तुम्हारा मैच कर जाएगा। लास्ट वाला डिजिट 2 जो है 5 से छोटा है तो इसके आगे कुछ भी 1 या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 1.03 तो लगभग कितनी बार जा रहा है 0.258 का टेबल पढ़ा तो दिस वनजा एंड दिस फोरजा। आया कि नहीं आया बताओ बोलो। यानी कि मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 4:1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। यहां पर आओ ठीक। अब तो यार चालाकी कर लो, अब तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी। फिर भी इसकी टेबल पढ़ोगे किसकी 0.734 की। यार अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं भाई, तुम पढ़ना 4 टाइम जाएगा। इतने तो तुम भी चालाक हो कि मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन सेम ही आ रहा होगा भाई। तो 4 टाइम्स जाएगा, पढ़ लेना टेबल। 4 चौक 16 एक जाएगा, 4 त्रिक 12 एक 13 और 1 4 7 21 22 तो ये 2.236 के आसपास आ जाएगा। ठीक कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं? यस गलती तो कर रहा हूं, टेबल पढ़ने में मैं गलती कर रहा हूं। 4 4 जा बच्चों 16 1 4 3 12 प्लस 1 13 और 1 4 7 28 प्लस 1 29 और पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। भाई आया कि नहीं आया बताओ। अंदाजे से लगभग वही आ रहा है। बच्चे बोलेंगे मैच नहीं कर रहा है, मैच वैच नहीं करता है केमिस्ट्री में। 2.93 के आसपास आ रहा है कि नहीं 938। और तुम्हें यदि राउंड ऑफ करना हो तो राउंड ऑफ कर लो यार। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 94 हो जाएगा और ये भी तो 94 हो जाएगा। 2.94 2.9 तो लगभग सही है यार, चलता है इतना। ठीक दिस वनजा एंड दिस फोरजा। तो यहां पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आया है वो 4:1 आया है। कौन सा लॉ वेरीफाइड हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो गया? वेरीफाइड। यस और नो? बोलो 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 बोलो। ठीक अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो ये तो तुमने सवाल किया और तुम कर भी लोगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं है, तुम कर भी लोगे। एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कॉपर। अब मैं तुम्हें असली वाली चीज बताऊं, असली असली। ये सब तो सवाल दिया, आओ जरा असली बात दिखाते हैं इसी रिएक्शन की, रियलिटी इन रियलिटी। असली में क्या होता है और असली में क्या होता है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। कॉपर का एटॉमिक मास मैं तुम्हें दे रहा हूं भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। 63.5 यू होता है और ऑक्सीजन का तो तुम्हें याद ही होगा 16 यू होता है। ये सुनो ठीक, आज कॉपर का भी याद कर लो, याद कर लो जो जो आता जा रहा है, लगे हाथ याद करते जाओ, क्या ही समस्या हो गई तुम्हें। ठीक अब रियलिटी में चलो भैया लिखो रिएक्शन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर। इसका कॉल वॉल आ रहा है यार, बंद करो। ठीक ठीक देखो जरा ध्यान से, देखो बच्चों यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 बैलेंस कर पाए कि नहीं कर पाए, जल्दी बोलो। बैलेंस कर पाए कि नहीं कर। असली वाली जो रिएक्शन होती थी जिससे हम लोग अपना रेशियो निकाला करते थे, उसमें रिएक्शन को बैलेंस करते थे कि नहीं करते थे? बोलो बोलो बोलो। रिएक्शन को बैलेंस करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। अब हाँ करते थे, बिल्कुल सही। यहाँ कितने कॉपर दिख रहे हैं भाई? देखो एक कॉपर का एटॉमिक मास कितना दिया मैंने तुम्हें 63.5 यू। अब कहानी तुम्हें पता है, तुम्हें तो 2 इंटू कॉपर निकालना है, 2 यू लिखा हुआ है, 2 सी यू लिखा है, तो 2 इंटू 63.5 करके ग्राम लगा दोगे तो 2 मोल कॉपर एटम की, क्या सुन लो 2 मोल कॉपर एटम का मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 127 हाँ 2 5 जा कितना 10 1 जाएगा 7 और 2 6 जा ऐसा कुछ आएगा भाई, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लिया करो यार, है ना? सही है। तो कहने का मतलब ये है कि 127 ग्राम कॉपर रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन O2 ही लिखा हुआ है, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें निकालना आता है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो 32 और ग्राम लगा दोगे क्योंकि तुम्हें तो 1 मोल का मास चाहिए। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 मोल का, ये 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास आने जा रहा है। ठीक कितना
32 ग्राम। और सुनो, कुछ देखना ही नहीं भाई, मन हो तो इसका निकाल लो और नहीं मन कर रहा है तो दोनों को जोड़ दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जब रिएक्शन बैलेंस है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जब रिएक्शन बैलेंस है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लग रहा होगा, मास। कर लो, क्या मास दिक्कत है। कितना है, 7 + 2 9। 7 और कितना, और चाहो तो भाई कॉपर ऑक्साइड का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे कर लो, है ना। कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 और 2 + 3 5 159 ग्राम। ग्राम। अब बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो है ही, और मास ऑफ कॉपर का रेशियो यदि मैं मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ निकालूं तो आएगा ऊपर 127 ग्राम और नीचे आएगा बच्चों 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कटेगा, 32 का टेबल पढ़िए, 4 बार लगभग जाएगा। सुन लो ध्यान से, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करना, लगभग जाएगा। 4 2 8 एंड 4 3 12। बताओ लगभग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी पीछे सवाल पढ़ाया, आया कि नहीं आया, देखा। यानी कि कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड देता है तो कॉपर और ऑक्सीजन कितने रेशियो में रिएक्ट करते हैं, 4:1। बस ये देखो, क्या दिक्कत है। तो ये मैंने तुम्हें कराया, ठीक। देखो बच्चों, एक ना थ्योरी है तुम्हारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, है ना। ठीक, चलो उसकी मैं आपको बताता जाता हूं, समझाता भी जाऊंगा। देखो बच्चों, ये तुम चाहना तो एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम दिखा देंगे आपको। हाँ 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 हाँ, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार। सुनो बच्चों, एक ये सवाल आता है एग्जाम में, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लो जरा। वैसे तो शायद मैंने किसी क्लास में ये करवाया जरूर होगा, आई डोंट नो, भूल गया हूं मैं, शायद लास्ट क्लासेस में कभी ना कभी। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, इसको देखो कैसे हैंडल करोगे। देखो बच्चों, ये टॉपिक है एक तरीके से, ठीक। कौन सा टॉपिक है ये, परसेंटेज कॉम्बिनेशन वाला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोल सकते हो तुम। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है यार। देखो बात समझो, बहुत सिंपल सी मैं तुम्हें बात बताता हूँ, 2-4 एग्जांपल पहले दूंगा, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम आराम से हैंडल कर लेंगे, ठीक। देखो देखो देखो, जैसे कोई कंपाउंड है मान लो, ठीक ठीक, कोई कंपाउंड है मान लो, और वो कंपाउंड बच्चों एलिमेंट से मिलके बना होता है, आप लोगों को तो इतना तो पता ही है, ठीक है ना। कोई कंपाउंड है बच्चों, अब कंपाउंड, बच्चे कहेंगे सर कंपाउंड क्या है भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड तुम्हें कितने सारे पढ़ाए हैं बताओ। यानी कि जब दो एटम आपस में कंबाइन हो जाएं, जैसे सी और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके आपको क्या देते थे, CO2। हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम, बच्चे बोलेंगे तो मॉलिक्यूल है, अरे यार मॉलिक्यूल एटम से ही तो मिलके बने होंगे ना। फाइनली बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बैलेंसिंग बैलेंसिंग नहीं दिखाई है मैंने, बस तुम समझदार हो, तुम समझ गए होगे। और क्या, अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3, ये अमोनिया है। तो देखो बच्चों, ये देखो, ये सब तुम्हारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं कि नहीं है बताओ। देखो बच्चों, वो एग्जाम में 2 तरीके के सवाल दे सकता है, या तो वो तुम्हें पता है कंपाउंड ही बता देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम ले दिया, अब तुम पहचान जाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। क्या मैंने सही बोल दिया कि नहीं बताओ। अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया तो ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, तुरंत पहचान जाओगे। ये कार्बन से और दूसरा ऑक्सीजन से, ठीक। उसके बाद वाटर की अगर मैं बात कर दूं तो ये भी एक कंपाउंड है, ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना और है, ऑक्सीजन। हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। यदि अमोनिया बोल दे तब भी तुम पहचान जाओगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और एलिमेंट के नाम पूछ रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लेना, मैंने तुमसे एलिमेंट के नाम पूछे, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेकिन पता है बच्चों, एक सवाल और वो आपको दे सकता है, क्या, सुनना ध्यान से। वो यार वो तुम्हें मॉलिक्यूल का नाम ही नहीं लेगा, कंपाउंड का नाम ना ले, और सिंपल इतना बोल दे, तुम्हें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। सुन लो, अगर वो ऐसा बोल दे तुम्हें एग्जाम में, क्या, अ कंपाउंड ऑफ
डैश एंड डैश। अब इसको मैं 2-3 बार फॉर्म लिख रहा हूं। दिस। हाँ नहीं, फॉर्म दिस नहीं बोलेगा, मतलब क्या बनाता है उससे तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए, बस वो ऐसे बोल सकता है अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बोल दे तो भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पता है क्या नहीं समस्या होनी चाहिए सर तुम्हें यार, फॉर्मूला क्यों सोचोगे तुम, मत सोचो, नहीं समझे याद ही है भाई। उसने बोल दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कोई कंपाउंड बनता है तो बनता होगा, हम क्या करें, बनता होगा, कंपाउंड के बारे में मत सोचो। यस सर। अगर उसने CO2 बोल दिया तब तो तुम्हें पता ही कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, अगर उसने ऐसे बोल दिया कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन तो होता होगा ना भाई, मैं क्या करूं, मुझे तो सवाल कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, हमें कंपाउंड से मतलब नहीं होता ऐसे सवालों में। वो बोलेगा अ कंपाउंड ऑफ COM का मतलब कंपाउंड, समझ जाना, ठीक। वो बोलेगा अ कंपाउंड ऑफ, मान लो उसने बच्चों बोल दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो सोच रहे ही मत यार, होगा, हम क्या करें। उसने बोल दिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना, होगा, हम क्या करें। उसने बोल दिया बोरॉन एंड ऑक्सीजन, होगा, हम क्या करें। ठीक है, अब सुनो, खास बात ये है, अब कुछ भी बोले एग्जाम में, एक चीज मैं आपको बस जस्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हो, सुनो कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो, मान लो कि उसने बच्चों एक सवाल आपको दिया, चलो अगले पेज पे सवाल लेते हैं। उसने बोला अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक ठीक, मान लो ऐसा बोल दिया। अब पता है अगर उसने सवाल पूछा कि फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर ये पूछा, सुन लो भाई, जिसका पूछेगा ना उसका मार्क्स न्यूमरेटर में रखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने स्कूल में जब तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो तुम परसेंटेज तो निकाल ही लेते हो। मान लो 25 नंबर का पेपर हुआ, टोटल मार्क 25 और 24 मार्क्स तुमने गेन किए, मतलब ये हो गया टोटल, और इतने तुमने गेन किए, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हो कि नहीं करते हो, ये किसको नहीं आता बताओ भाई, जितना टोटल है उसमें से इतना तुम्हें मिला इंटू 100, आता है ये बात की नहीं, बताओ। हाँ जी सर यस सर। भाई तभी तो परसेंटेज आएगी तुम्हारी, नीचे टोटल, ऊपर जितना तुम्हें मिला है, तो 24 डिवाइडेड बाय 25, 96%। हाँ आ गया कितना, तो तुम बोलते हो आ गया 96%, ऐसे ही तुम निकालते हो। तो भाई यहां पर भी वही कर लो, क्या दिक्कत है। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा गौर करिएगा, एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा गौर करिएगा। देखो बच्चों, ये एक सैंपल मैंने तुम्हें दे दिया। सर किसका सैंपल सर, अरे लेबोरेटरी में बहुत तरीके के कंपाउंड होते हैं, मैंने तुम्हें एक छोटा सा सैंपल दिया एक कंटेनर में कि लो भाई ये सैंपल है कंपाउंड का। तुमने तुरंत पूछा सर कौन सा क्या नाम है, कौन से एलिमेंट का कंपाउंड है, मैंने कहा कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तुमने कहा ठीक है। तो डायग्राम में दिखाने के लिए बच्चों को मैंने ऐसे दिखाया ताकि बच्चे पहचान जाए, जरा समझना भाई, बच्चे ताकि पहचान जाए तो मैंने कलर से दिखा दिया। क्या दिखा दिया, ध्यान से सुनना, क्या दिखा दिया। येलो कलर वाले को मैंने बोला देखो ये नाइट्रोजन होंगे एटम्स, तुमने कहा ठीक, और ब्लू कलर वाले को बोला मैंने ये हाइड्रोजन होंगे। अब ये सब केमिकली बॉन्डेड है, अब कैसे बॉन्डेड है, कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, इससे तुम्हें मतलब नहीं। कहने का मतलब बस ये है कि ये रहा टोटल कंपाउंड, इसका कुछ ना कुछ मास दिया होगा। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि बच्चों इस कंपाउंड का टोटल मास कितना है, कुछ भी ले लो यार, समझने के लिए हम ले लेने 80 ग्राम, अरे मान लो क्या हो गया, ठीक, सही है। और सुनो, और बच्चों इसमें मान लो क्वेश्चन में मास ऑफ नाइट्रोजन तुम्हें दे दिया उसने, ठीक, मास ऑफ नाइट्रोजन मान लो, भाई ये कोई असली डेटा नहीं है, दिल पे मत ले लेना, पता लगा तुम गूगल करने लगो अमोनिया के बारे में, ठीक। सुनो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, यस सर। नहीं एक दो लोग बेचारे दिल पे ले लेते हैं ना, वो गूगल करने रिसर्च करने लगते हैं उसमें, अरे भाई मैं समझा रहा हूँ यार, मुझे पता है, वो तो मेरे को रेशियो निकाल के मोल कॉन्सेप्ट से जाके सही रेशियो निकालना पड़ेगा, वो तो मुझे पता है, मैं तो समझा रहा हूँ ना, ठीक। इधर देखो, और मान लो क्या कि तुम्हें बच्चों यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, जस्ट बता रहा हूं, नहीं दिया है क्वेश्चन में, जाओ तो यार दिमाग लगा के निकाल लो। अगर टोटल कंपाउंड 80 ग्राम है, दो ही एलिमेंट है उसमें,
एक क्या है, नाइट्रोजन है, तो दूसरा बचा हुआ तो हाइड्रोजन होगा, मानते हो कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ, तो 80 माइनस 25, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो ही एलिमेंट से मिलकर टोटल कंपाउंड बनाए, टोटल कंपाउंड का मास दिया है, तो यार नाइट्रोजन का मास दिया है, तो बचा हुआ ही तो हाइड्रोजन होगा। तो 80 माइनस 25 बताओ कितना होगा? 55 ग्राम। हाँ, सुन लेना ध्यान से, ये मैंने निकाला है, मतलब हम लोगों ने मिलकर निकाला है। इस बात का भी मुझे क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा, हम लोगों ने निकाला है, उन्होंने नहीं दिया है, ये हमने फाइंड किया है। ठीक, अब सुनो, अब बस हो गया, सवाल खत्म। जैसे तुम अपनी परसेंटेज निकालते हो वैसे यहां पे निकाल दो। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन जब उसने पूछा तो नीचे किसका मास रखोगे? टोटल कंपाउंड 80 का, ग्राम। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और ऊपर जिसका पूछा हुआ है परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है तो नाइट्रोजन का मास ऊपर चिपकाओगे 25 और इनटू करोगे 100। बस अब जो भी आंसर आएगा वो सब तो बात की बात है। ठीक, अरे वो सब तो हम लोग हैंडल कर लेंगे यार, जो भी आंसर आएगा। अभी तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक, और बाद में हम लोग ठीक से कैलकुलेट करेंगे जब कोई असली सवाल हमारे सामने आएगा। एक बात और पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी ध्यान देना जरा। कितना आ रहा है? 31.25%। परसेंट है भाई, परसेंट। सुन लो ध्यान से, देखो ये आंसर आ रहा है, ये नाइट्रोजन की परसेंटेज है। अब पहले तो उसका मीनिंग समझ लो। परसेंटेज का मतलब होता है एक अजम्पशन। क्या? हम अपने दिमाग में तुरंत 100 मान के चल लेंगे, जैसे ही परसेंटेज होता है तुरंत दिमाग में 100 मान के चलो। एक बात बताओ, पेपर तुम्हारा कितने नंबर का हुआ था बताओ? 25। 25। लेकिन तुम तो सबको क्या बताते फिर रहे हो, मेरे 96% आए, तो दुनिया क्या सोचेगी? अच्छा 100 नंबर का पेपर हुआ था तो इसको 96 मिले। सही बात है, दुनिया तो यही सोचेगी। इसीलिए परसेंटेज निकाला ही जाता है ताकि दुनिया को बताएं और दुनिया सोचे कि 100 नंबर का पेपर हुआ था उसमें से 96 लेके आया है। यही काम यहां पर होता है। असली में कंपाउंड का मास कितना है बताओ? 80 ग्राम। हाँ, लेकिन दुनिया को जब तुम बताओगे ना कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज 31.25 ग्राम है, तो दुनिया वाले सोचेंगे अच्छा इसको 100 ग्राम कंपाउंड मिला था, उसमें से 31.25 ग्राम क्या है नाइट्रोजन, और बचा हुआ ग्राम क्या हो गया? ऑक्सीजन। समझे? तो ध्यान से सुन लेना कि यदि वो तुमसे पूछे कि मास ऑफ सॉरी कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन बाय मास निकाल रहे हो तो मतलब, ठीक है कोई बात नहीं, मास का खेल खेल रहे हो ना, इसका मास अपॉन इसका मास, ऑक्सीजन। अब सुनो ध्यान से, इसको निकालने के दो तरीके हैं भैया, एक तो डायरेक्ट है, सुन लो ध्यान से, एक तो डायरेक्ट निकाल लो ना यार, दो ही एलिमेंट थे, यदि नाइट्रोजन का तुम निकाल चुके हो तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ क्या होगा? ऑक्सीजन। और परसेंटेज का खेल खेल रहे हो तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से चेक करना है, तो इसको 100 में से माइनस कर दो। नहीं समझे? टोटल कंपाउंड 100%, उसमें से चुपचाप इसको 100 में से माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो तो बात की बात है। ठीक, एक तो ये रास्ता है। सर ऑक्सीजन का 68.75%। तो सर परसेंटेज ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बोलो 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 बोलो। सर पर ऑक्सीजन का तो इसमें है ही नहीं। अरे मैं सवाल बनाया ना, मैंने बताया तो कहा क्या ऑक्सीजन का नहीं है? सर उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था ना। हाइड्रोजन लिया है ना। ओ आई एम वेरी सॉरी, हाइड्रोजन हो गया। अब ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ठीक, यस सर। वही एलिमेंट थे तो हाइड्रोजन ऐसे आ गया। ठीक, अब सुनो ध्यान से, दूसरा भी रास्ता है तुम्हारे पास, फॉर्मूला लगा के निकाल लो भाई। और यदि तुम फॉर्मूला लगा के निकालते तो तुम्हें लंबा खेल खेलना पड़ता। क्या? पहले तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो, जो क्वेश्चन में नहीं दिया था, तुमने निकाला था टोटल में से माइनस करके, तो उसका मास ऊपर रखो, नीचे टोटल कंपाउंड का मास रखो, इनटू 100 कर दो, चेक कर लेना, यही आ जाएगा। 0 से 0 गया, 550 अपॉन 8, तो आंसर कितना आ जाएगा चेक कर लो, 550 अपॉन में 8, 550 डिवाइडेड बाय 8, है ना, वही आ गया, चेक कर लो। और दुनिया को क्या लगेगा? दुनिया को लगेगा कि इसको कंपाउंड 100 ग्राम दिया गया था और उसमें से 68.75 ग्राम ऑक्सीजन है, दुनिया ये सोचे, सॉरी हाइड्रोजन है, और दुनिया ये सोचेगी कि 31.25 ग्राम नाइट्रोजन है। ये मतलब होता है परसेंटेज कम जो भी है। अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूं असली वाला, ये तो नकली वाला था। ठीक, ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा, और एक बार हम लोग और भी कवर कर चुके हैं शायद, पता नहीं पहले के किसी चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी आइए यहाँ पे बच्चों, ये सवाल, ऐसे सवाल ना एग्जाम में बहुत सारे आते हैं क्लास 9th में, तो आपको आने चाहिए।
देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो बच्चों, कंपाउंड का एक बात बताऊं, कंपाउंड तो यार तुम्हें दिखाई पड़ेगा, मैं ना कलर से तुम्हें दिखा रहा हूं ताकि तुम सोचो कि हाँ भैया इसमें 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है। वो असली में कंपाउंड देखोगे तो क्या एलिमेंट का कलर दिखाई पड़ेगा तुम्हें, वो बोलेगा अरे भैया देखो मैं ऑक्सीजन हूँ हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, वहां यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब देखो ये सैंपल है, और सैंपल किसका किसका है, 0.25 ग्राम सैंपल है। तो कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ है, 0.24 ग्राम सैंपल का मास है, यानी कि कंपाउंड का मास है। और इस कंपाउंड में एलिमेंट होंगे, देख लेते हैं कितना है। कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है एंड बोरॉन है। तो डॉट 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 येलो कलर से मैंने दिखाया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का मास बच्चों कितना दिया हुआ है, 0. अच्छा नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक, ऑक्सीजन से एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.06 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड, अच्छा दोनों दिया ऑफ दिस ऑक्सीजन, है ना। बात समझ रहे हो, पढ़ लो क्वेश्चन। 0.024 ग्राम तो सैंपल है, यानी कि टोटल कंपाउंड 0.24 ग्राम है। और कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन है, मतलब दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा बोरॉन। यस सर। ये लो, ये ब्लू कलर से मैंने बोरॉन को दिखा दिया। ठीक, अब मास आगे दिए हमें, पढ़ लीजिए। कह रहा बाय एनालिसिस, एनालिसिस मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करके चेक किया होगा इन्होंने चेक किया होगा, तो उस कंपाउंड में 0.098 ग्राम तो बोरॉन है। चेक कर लेना, बोरॉन कितना है, 0.096 ग्राम तो बोरॉन है। और बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन। अब मैं तुम्हें करके भी दिखा दे रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऑक्सीजन का मास तुम्हें दिया हो। ध्यान से सुन लो भाई, ऑक्सीजन का मास मैं खुद निकालने जा रहा हूं, हालांकि दिया होगा बट फिर भी। मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, टोटल कंपाउंड कितना है 0.24, है ना। और एक बात बताओ, 0.24 में टोटल कंपाउंड है, इसमें से इतना बोरॉन है तो माइनस कर दो तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो टोटल कंपाउंड में से हम बोरॉन को माइनस कर रहे हैं, 0.0 कितना है 96। और सुनो माइनस कैसे करोगे, ऊपर इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, यहाँ पे देखो, यहाँ 24 के, और माइनस कर दो। 10 - 4 कितना होता है, 10 - 6 कितना होता है 4, है ना। उसके बाद यहाँ बचेगा 3, 13 - 9 4, यहाँ से 1 चला गया होगा तो 1 - 0 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 - 0 0, 0.144। ठीक, और यही क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एग्जाम में नहीं देगा ना तो निकाल लेना, क्या दिक्कत होगी। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब आपको उसने क्या बोला सवाल में, पढ़ लो। कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास, ये शब्द हमेशा यूज करेगा वो। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बाय मास क्यों बोलता है, बाय मास इसलिए बोलता है कि जब तुम परसेंटेज निकालोगे ना किसी की, तो मास सामने बाय वाले को, मास बाय हाँ वॉल्यूम मास बाय मास वाला फंडा है, समझ गए ना, इसलिए। ठीक, तो निकाल लो। सर हो गया। कोई बात नहीं, मास परसेंटेज, या आप ऐसे लिखो परसेंटेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ, सबसे पहले ऑक्सीजन की निकाल लो। अब ध्यान देना जरा, नीचे टोटल मास रखोगे कितना 0.24, और ऊपर किसका मास रखोगे, ऑक्सीजन का कितना है 0.144। अब देखो यार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं इनटू 100, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जो लोग नहीं कर पाते हैं, इसको इसकी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लो, ये इधर लेके जाओ, तो क्या आएगा 144। इस डेसिमल को 3 प्लेस राइट में, जब भी राइट में ले जाते हैं तो 10 की पावर में क्या लगाते हैं, माइनस। तो 1 2 3 प्लेस, तो 10 की पावर -3 अपॉन में, इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर 2 प्लेस राइट में ले गए हो तो -2, और जब डेसिमल को लेफ्ट में ले जाते हैं तो 10 की पावर में प्लस लगाते हैं, और इंटू 100 तो है ही है। ठीक, अब सुनिए 20, ये 12 से जाएगा, 12 2 जा 24, 12 12 जा 144, 2 1 जा और 2 6 जा। ठीक, अब देखना जरा कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ करें, कितना आ रहा है 6 इंटू, देखो यहाँ पे देखना जरा क्या बचा, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 और अपॉन में 10 रेज टू द पावर -2 और इंटू 100 तो है ही।
अब सुनो, आपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा 6 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी -3 और ये जाएगा ऊपर तो +2, -1 ठीक। हाँ, और इंटू में 100 तो है ही है, तो यहाँ से 6 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा जरा, 10 की पावर -3 + 1 -1 और इंटू 100, और 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो, और 6 इंटू, अब ध्यान देना जरा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि -1 + 2, तो आंसर कितना आएगा 6 इंटू 10 की पावर 1 तो 60 हो जाएगा, और परसेंट लगा दो, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 60 है, तो बोरॉन का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 40, भाई 100 में से माइनस कर दो, और चाहो तो निकाल लो, ये देखो मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन 100 में से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज माइनस कर देंगे 40%। और यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो भाई खुद से कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। देखो, मान लो तुमने क्या निकाला होता, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरॉन, अगर तुमने पहले निकाला होता तो नीचे क्या रखते, टोटल कंपाउंड जो सैंपल दिया हुआ है उसका मास, और ऊपर बोरॉन का 0.096 और इंटू 100 कर देते, ठीक। कहानी सारी वही है, ये पॉइंट इधर जाता तो आगे 0096 का मतलब 96, और इंटू में 10 रेज टू द पावर डेसिमल 3 प्लेस राइट में लेके गए हैं तो 10 टू द पावर -3, और नीचे ये डेसिमल 2 प्लेस राइट में लेके जाओगे तो 24 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 10 की पावर 2, ठीक। चेक कर लो, ये ऊपर जाएगा, और ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये सब काट वाट दो यार जो भी है, 12 2 जा 8 और 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू, इसको चाहो तो इस बार ऐसे ही रहने दो, और इन दोनों को साथ साथ हैंडल कर लो, 10 की पावर 2 तो था, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर इसमें ऐड हो जाएगा, सही। अब 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 2 + 2 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 + 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 - 3 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10, और 4 10 जा 40% आ गए। क्योंकि कोई बच्चा मान लो पहले ये निकाला होता तो ऐसे निकाल लेता, तो बोरॉन की परसेंटेज आ गई 40%, तो 100 में से माइनस कर देता तो कार्बन की परसेंटेज आ जाती, कार्बन कह रहा हूँ सॉरी, ऑक्सीजन की परसेंटेज 60 आ जाती, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप निकाल लीजिए, और इसमें रीडिंग वीडिंग लगा के आइएगा आप, ठीक है। देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब देखो भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं हमसे, सुन लो ध्यान से। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जो उन्होंने बोला था उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जाम में, चाहे वो बात सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि जो किसी ने बोल दिया तो वो लिख के आओगे एग्जाम में, अब सही हो चाहे गलत हो, ठीक। इसको डाल्टन के पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, और हो सके तो एनसीईआरटी वाला लिख के आइएगा एग्जाम में, पूछेगा जरूर आपसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वाला भी एक बार दिखा दूंगा, पहले यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको, देखिए कह रहा था थ्योरी दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक। तो सुनो ध्यान से, डिफरेंट टाइप की एटॉमिक थ्योरी आई है, मतलब मैटर किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, वगैरह वगैरह, ठीक। तो जितनी भी थ्योरी आई हुई है कि मैटर एटम से मिलके बना हुआ है, ऐसी जितनी भी थ्योरीज आई हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी, ओके। ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अब डाल्टन ने अपनी बातें रखी, ठीक। तो डाल्टन ने जो अपनी बातें रखी उसको ही हम क्या बोलते हैं, ये देखिए कह रहा है कि डाल्टन पुट फॉरवर्ड his atomic theory of matter in 1808 the various postulates, postulates मतलब assumption, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ध्यान से सुन लो, एक्सपेरिमेंटल बातें नहीं है ये, बस उसने अपने दिमाग में सोचा, ऐसा पोस्टुलेट है, assumption है, ऐसा उसने माना। एक्सपेरिमेंट करने लायक उस टाइम मशीन ही नहीं हुआ करती थी, तो जो जो बातें उसने सोची वो आप पढ़ लीजिए और याद करके एग्जाम में लिख दीजिए। चलिए, पहली बात उसने क्या बताई, पहला पोस्टुलेट, इसको पोस्टुलेट बोलते हैं, आपको एग्जाम में पोस्टुलेट के नाम से पूछेगा कि डाल्टन के पोस्टुलेट्स बताइए। नंबर 1, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये कोई नई बात नहीं है, आपको भी पता है, सही है। सभी मैटर बहुत ही छोटे, टाइनी मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने जिनको हम एटम्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है एटम कैन नॉट बी डिविडेंट, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये बात इसकी गलत थी। आज मॉडर्न टाइम, उसने तो अपने हिसाब से सही सोचा भाई, उसकी क्या गलती है, सोच लिया, यही बहुत बड़ी बात है ना।
आज के टाइम में हमें पता है कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन sir. एंड न्यूट्रॉन। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब ये वाला जो पॉइंट है कि एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, जरा मुझे बताइए ये वाला पॉइंट कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है? यही तो सवाल आएगा एग्जाम में, आपको स्टेटमेंट दे देगा डाल्टन Law का। of conservation of mass. हाँ ठीक, वो आपको बोलेगा कि देयर इज अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दिस पोस्टुलेट एक्सप्लेन्स व्हिच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन Law ऑफ of मास। conservation of mass. Law of conservation दूसरा of सवाल mass. सुनो एग्जाम का, वो आपको बोलेगा कि विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको ये वाला Third. पोस्टुलेट लिखना, Third. ऐसा नहीं सुनो ध्यान से, नंबर नहीं लिखा जाता एग्जाम में, पूरा पोस्टुलेट लिख के आओगे, क्योंकि किसी बुक में ये नंबर 2 पे होगा, किसी बुक में नंबर 4 पे होगा। ठीक, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, मतलब ये जो भी यहां पर है, ये किसको एक्सप्लेन करता है? Law of conservation of mass. बेटा ये तो जरूर आएगा एग्जाम में, जो बता दिया ना अभी, स्टेटमेंट देके आपसे जरूर पूछेगा, पक्का बता रहा हूं। ठीक, मतलब जब मैं बोलता हूं पक्का, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है एग्जाम के, आते ही आते हैं, तो आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपका टीचर क्या देगा। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, जिसकी मर्जी हो तो एस चांद भी लगाया करो, बड़ी अच्छी किताब है बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। लगाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो पास तो हो ही जाओगे। मतलब आपको मैक्सिमम टाइम देके मैक्सिमम एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक, फिर जब टाइम अगर बच रहा है तो आपको ये लगाना चाहिए, मतलब इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है करना चाहिए। मान लो 5 चैप्टर दिए हुए हैं, अब आपने 3 ही लगा पाए, कोई बात नहीं, ठीक है पर लगाओ तो, मैक्सिमम लगाओ तो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम है तभी पढ़ते हैं, ये सबसे गंदी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम है तभी पढ़ोगे क्या? ऐसा नहीं, ये बहुत गलत आदत है। आपको एक कंसिस्टेंट वे में डेली पढ़ना है, वो तुम्हारा काम है, पढ़ो, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ठीक है, मान लो 5 चैप्टर है, 4 ही कंप्लीट कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, 4 तो करो। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है, कह रहा है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। अब भाई देखो, ये बात तुम्हें पता है, एटम अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप है, मतलब अलग अलग काइंड, मतलब उसके अलग अलग प्रकार हैं। हाँ, तुम्हें भी पता है। क्यों भाई, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? एटम अलग अलग तरीके के होते हैं सर, यस सर, और याद होगा तुम्हें सर, एटम क्या है? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, Collection न्यूट्रॉन। of. तो अगर, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो वो एटम भी अलग अलग कहलाते हैं, ये सुनो। Yes, और sir. वो बिहेव, हाँ, वो बिहेव भी अलग अलग से करते हैं। बुरा पढ़ा है तुम्हें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनेगा, क्लोरीन से वाटर नहीं बनेगा, कहते हो कि नहीं? बताओ, सही बात है कि नहीं, बताओ। Sir, ठीक सही है. भाई, देखो ना भाई, हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूल तो पहले ना कहीं एटम से मिलकर बना होगा, तो यार तभी तो पानी बनेगा। पानी क्लोरीन से तो बन नहीं जाएगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन से तो कुछ और बनेगा, क्या पता अब क्या बनेगा, वो सब छोड़ो आप। ठीक, क्या पता कुछ और, पानी तो नहीं बनेगा। तो वही वही यहां समझाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, कह रहा है एटम अलग अलग तरीके के होते होंगे, मतलब हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, क्लोरीन का एटम, नियॉन का एटम, वगैरह वगैरह। दीज आर, कह रहा देयर आर एज मेनी एज काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। कह रहा जितने एलिमेंट होते होंगे इस यूनिवर्स में उतने ही तरीके के एटम भी मिलेंगे। हाँ भैया, पीरियोडिक टेबल में देखा तो है, चेक कर लो। क्यों भाई, पीरियोडिक टेबल में तुम्हें सबसे पहले यही तो दिखाया मैंने कि उधर मेटल इधर नॉन मेटल, वो सब एलिमेंट तो थे, तो जितने एलिमेंट उतने एटम, और सभी एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है। Yes, sir. नेक्स्ट, तो हाँ, कह रहा ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास एंड साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, हाँ अब सुनो ध्यान से, ये बड़ा अच्छा बात इसने बताई है भाई, इसकी बात सुन लो, बड़ी अच्छी बात बताई। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, जैसे हमने बोला कि ये वाला लड्डू इसके आइडेंटिकल है, मतलब वैसा ही गोल है, वही कलर है, वैसा ही टेस्ट है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। अब सुनो, बड़ी अच्छी बात करी उसने, कह रहा ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, मतलब तुम्हें अगर कोई गिवन एलिमेंट दे दिया जाए, चलो मैं तुम्हें गिवन एलिमेंट दे रहा हूं एक, कोई भी ले लो यार, चलो आयरन ले लो। अब आयरन एलिमेंट है,
अब ये चाहे तुम्हें मून पे मिले, चाहे मार्स पे मिले, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी मिले, क्या इसका एटम चेंज हो जाएगा? बताओ, क्या आयरन का एटम चेंज हो जाएगा? नहीं। तो दिए गए एलिमेंट के एटम हमेशा आइडेंटिकल रहते हैं, साइज वाइज भी, उसका साइज भी सेम होता है। ये आयरन का कोई एटम होगा जितना इसका साइज, और ये आयरन का एटम मून पे मिला मान लो, इसका भी उतना ही साइज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें। इसी तरीके से कोई दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, क्लोरीन, तो क्लोरीन तो क्या होगा बताओ? क्लोरीन का एटम आपको मिले कहीं पर भी, वो साइज वाइज, सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाइज सिमिलर होगा, मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। पढ़ लो, यही कह रहा है। कह रहा है ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। भाई उसने सही बात बोली, झूठ नहीं बोला उसने, सही बोला। लेकिन शब्द आ गया है, ठीक? तो लेकिन शब्द में ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बात कर रहा था, मेरा दिमाग थोड़ा उधर घूम गया एक्चुअल में। हाँ, यस, क्या? हाँ देखो बच्चों, उसने तो बोला सबके मास सेम होंगे, साइज सेम होंगे, केमिकल बॉडी सेम होंगे, लेकिन भाई आज मॉडर्न टाइम में ऐसा होता नहीं। क्या सर? हाँ, बस एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा बच्चों। ये देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, एटॉमिक नंबर तो दोनों के सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। चेक कर लो, एटॉमिक नंबर एक जैसे, लेकिन मास क्या है? डिफरेंट। अलग अलग। इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट के ही एटम है, कार्बन कार्बन के हैं, लेकिन मास अलग अलग है। तो अब डाल्टन की क्या ही गलती थी भाई? डाल्टन की गलती थोड़ी ना है, डाल्टन की गलती थोड़ी ना है भाई। ठीक है, वो तो जितना सोच पाया उसने बता दिया। आज तो तुम्हारे पास मशीन्स हैं, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, तो तुम बातें बता रहे हो, लेकिन उसने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी बात बताई। ठीक, ओके। तो इस टॉपिक को, ये जो आइसोटोप है ना बच्चों, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में, हम बात करेंगे इस पे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ना, अभी ज्यादा तो मैं इसमें जाऊंगा नहीं। बस तुम्हें मैं बताना चाहता था तो मैंने तुम्हें बता दिया। और एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें, देखो, ये ऑर्गन का सिंबल है और ये कैल्शियम का सिंबल है, 1840 और 2040, ये दोनों हो गए आइसोबार। चाहो तो मन कहीं नोट कर लेना। भाई मेरी बात ध्यान सुन लेना पहले अच्छी तरीके से, क्योंकि यही तो सवाल एग्जाम में पूछेगा तुमसे। वो जब दोनों चैप्टर पढ़ा के फाइनल में क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो आपसे ये पूछेगा, बताओ कि डाल्टन का, मतलब ऐसा कुछ बना के क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पोस्टुलेट गलत हो गया था, तो ये भी पोस्टुलेट गलत हो गया। कैसे? उसने क्या बोला कि सेम एलिमेंट के एटम का मास सेम होगा, नहीं सेम है भाई, चेक करो। ये कार्बन सेम एलिमेंट तो है, कार्बन कार्बन, ठीक, लेकिन मास अलग अलग है। इसका 14U है, इसका 12U, ऊपर मास लिखा होता है, याद है? यस सर। और डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर मास सेम हो, सुन लो ध्यान से, डाल्टन के अकॉर्डिंग यदि मास सेम हो दो एटम का, तो कह रहा वो एक ही एलिमेंट के एटम है। तो आइसोबार्स में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। चेक कर लो, ये ऑर्गन का एटम है और ये कैल्शियम का है, दोनों के मास सेम है कि नहीं बताओ? डिफरेंट एलिमेंट के एटम, कैल्शियम और ऑर्गन के मास सेम हो गए यहां पे। अब डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से तो ये दोनों क्या होने चाहिए थे? सेम एटम, मतलब उनके हिसाब से तो मास सेम है, लेकिन नहीं, ये तो अलग अलग एलिमेंट है यार, कैल्शियम और ऑर्गन। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट, मतलब ऐसे एटम्स को हम आइसोबार बोलते हैं। सर कैसे? जिनका मास नंबर तो सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। अगर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो आइसोबार, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है तो आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स की जब खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो डाल्टन की ये वाली बात पे झटका लग गया। ये जो फिफ्थ वाला पोस्टुलेट है, मैं चाहता हूं, सुन लो भाई, आइसोबार सभी के लिए तो याद ही कर लो, क्या? मास नंबर सेम, ओके, बट डिफरेंट एटॉमिक, एटॉमिक। हाँ, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अभी के लिए याद कर लो, बहुत डिटेल में टॉपिक है, बाद में पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या होगा बताओ? लिख लोगे? मास नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर सेम। ठीक, अब मैं चाहता हूं ये बात आप नोट करें पहले तो कहीं पे साइड में, मास नंबर डिफरेंट
एंड एटॉमिक नंबर सेम। ये वाला पॉइंट डाइजेस्ट करो भाई, ये वाला पॉइंट डाइजेस्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, देख लो आराम से, देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने तुमसे बोला। अब हम यहाँ स्टॉप करते हैं, हम कल की क्लास में करेंगे, कल मॉर्निंग में क्लास लगेगी, ठीक।